नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। रेरा के संबंध में शीर्ष अदालत का राज्य को निर्देश जारी। इससे जुड़े केंद्र के सवालों का जवाब देना सभी राज्यों के लिए हुआ अनिवार्य। अभी तक केवल 5 राज्यों ने दिया है केंद्र के सवालों का जवाब। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम से जुड़ी प्रक्रियाओं में सरकार ने दी ढील। इन्हें आसान बनाकर व्यापार सुगमता को बढ़ाना चाहती है सरकार। देश में निर्यात को प्रमोट करने से संबंधित है यह योजना। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की अवधि बढ़ी। इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित मानदंडों को आसान बनाना है सरकार का मकसद। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की वैधता अब होगी 13 साल। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु के सबसे बड़े बर्फीले धूमकेतु होने की हुई पुष्टि। कई लाख वर्षों से सूर्य की ओर गतिशील है यह धूमकेतु। वर्ष 2010 में 2 खगोलविदों द्वारा की गई थी इसकी खोज। और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति पर डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी। भारत में सुरक्षित और वाइब्रेंट साइबर स्पेस बनाने के लिए 21 क्षेत्रों पर फोकस करती है रिपोर्ट। देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में दिए गए हैं अनेक सुझाव। रेरा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव केंद्र सरकार के सवालों का जवाब 15 मई या उससे पहले अनिवार्य रूप से दें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों से रेरा अधिनियम के तहत बनाए गए बिक्री नियम से संबंधित जानकारी साझा करने की मांग की थी। अभी तक केवल 5 राज्यों ने यह जानकारी साझा की है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पता लगाने के लिए कहा था कि विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए रेरा अधिनियम घर खरीदारों के लिए कितने अनुकूल हैं। उसी आदेश के तहत राज्यों से जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि राज्यों द्वारा बनाए गए रेरा अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए रेरा अधिनियम से कितने अलग हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही मई 2022 के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया था। इसके तहत सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ नियम बनाने की अनुमति है। इस प्रकार सभी राज्यों द्वारा बनाए गए कानून में भिन्नता देखने को मिलती है। इस कानून को एक समान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका में मॉडल बिल्डर खरीदार समझौता बनाने की मांग की गई थी। साथ ही यह भी तर्क दिया गया था कि डेवलपर्स उपभोक्ताओं पर कई प्रकार की शर्त लगाने की कोशिश करते हैं जो आम लोगों को पता नहीं होता है। इस प्रकार मॉडल बिल्डर खरीदार समझौता मध्यम वर्ग के घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय साबित होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कोई आईपीएस अधिकारी एसपी या डीआईजी स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं आता है तो उसे उसके बचे हुए सेवा कार्यकाल में केंद्रीय पोस्टिंग देने से रोका जा सकता है। असल में इस प्रस्ताव को केंद्र में एसपी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों की कमी को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई आईपीएस अधिकारी आईजी स्तर तक पहुंचने से पहले 3 साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहता है तो उसका नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बनाए जाने वाले पैनल सूची में नहीं शामिल किया जाता है। इन नियमों के चलते ज्यादातर आईपीएस अधिकारी आईजी स्तर पर ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। लिहाजा केंद्र में एसपी या डीआईजी स्तर के अधिकारियों की कमी बनी रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में इन दोनों स्तरों पर 50% से अधिक पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए केंद्र सरकार यह कदम उठा रही है। इसके अलावा अधिकांश राज्य एसपी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी सेवा से मुक्त नहीं करते हैं।
क्योंकि उनके पास इन स्तरों पर पर्याप्त संख्या में खाली पद होते हैं। चूंकि राज्यों में आईजी और उससे ऊपर के स्तर पर पदों की संख्या सीमित और कम होती है, इसलिए आईजी और उससे ऊपर के स्तर अधिकारियों को ही राज्यों द्वारा केंद्र में अपनी सेवाएं देने के लिए भेजा जाता है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने ईपीसीजी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम से जुड़ी विभिन्न अनुपालन प्रक्रियाओं में ढील दी है। इसका मकसद आवश्यक प्रक्रियाओं को आसान बनाकर व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है। असल में ईपीसीजी निर्यात को प्रमोट करने से संबंधित भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसके तहत सरकार पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क को 0 दर पर रखती है, लेकिन निर्यातक को 6 साल के अंदर आयात शुल्क पर बचाई गई राशि के 6 गुना मूल्य का तैयार उत्पाद निर्यात करना होता है। इस योजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना है, ताकि भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। संशोधित नियमों के तहत अब निर्यातक हर साल 30 अप्रैल की बजाय 30 जून तक अपनी निर्यात बाध्यताओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन इससे अधिक देरी होने पर उन्हें 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। निर्यात दायित्व को पूर्ण करने से संबंधित समयावधि में विस्तार का अनुरोध पूर्ण अवधि खत्म होने से 6 महीने से पहले किया जा सकता है, जबकि अभी तक इसके लिए 90 दिनों तक का ही प्रावधान था। इसके अलावा ईपीसीजी से संबंधित नियमों में किसी चूक की स्थिति में प्रमाण पत्र के जरिए सीमा शुल्क के भुगतान की सुविधा को खत्म कर दिया गया है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने एक समान धान खरीद नीति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा पारबॉइल्ड राइस न खरीदने के फैसले के खिलाफ हुआ। दरअसल तेलंगाना पारबॉइल्ड राइस का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है और वर्षों से वह इस चावल का प्रमुख आपूर्ति करता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार के इस फैसले का तेलंगाना पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है। यही वजह है कि तेलंगाना एक समान धान खरीद नीति की मांग कर रहा है। उधर केंद्र सरकार का तर्क है कि पारबॉइल्ड राइस की बाजार मांग कम है। झारखंड, केरल, तमिलनाडु जैसे चावल की खपत वाले राज्यों में भी इसकी मांग में कमी आई है। इसलिए केंद्र पारबॉइल्ड राइस को अधिक मात्रा में खरीदकर अनावश्यक खर्च नहीं बढ़ाना चाहती है। दरअसल भारतीय खाद्य निगम चावल की खपत वाले राज्यों को पारबॉइल्ड राइस की आपूर्ति करने के लिए तेलंगाना जैसे राज्यों से इस चावल की खरीद करता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इन राज्यों में भी पारबॉइल्ड राइस का उत्पादन बढ़ा है। दूसरी ओर खाद्य मंत्रालय का कहना है कि पारबॉइल्ड राइस का मौजूदा स्टॉक अगले 2 वर्षों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लिहाजा पारबॉइल्ड राइस उत्पादक राज्यों से इस राइस की खरीद का उसका अभी कोई इरादा नहीं है। पारबॉइल्ड राइस एक खास किस्म का चावल होता है जिसे पिसाई या मिलिंग से पहले आंशिक रूप से उबाला जाता है। दरअसल इस चावल के निर्माण की अनेक प्रक्रियाएं और विधियां हैं। उदाहरण के लिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा पारबॉइल्ड राइस वाले धान को 3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोया जाता है। फिर धान को पानी से निकालकर स्टीम दी जाती है। इसके बाद धान सुखाया जाता है। इन चरणों से गुजरने के बाद धान की पिसाई या मिलिंग की जाती है। असल में धान को उबालने से चावल सख्त हो जाता है। इसके चलते मिलिंग के दौरान चावल के टूटने की संभावना कम हो जाती है और इसमें पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। साथ ही इस चावल में कीड़े या फंगस लगने की संभावना भी नहीं रहती है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2022 तक देश में पारबॉइल्ड राइस का कुल स्टॉक 40.58 लाख मीट्रिक टन है। इसमें सबसे ज्यादा स्टॉक लगभग 16.52 लाख मीट्रिक टन के साथ तेलंगाना पहले पायदान पर है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु और केरल का स्थान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग से जुड़ी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब उन भू क्षेत्रों का इस्तेमाल करना आसान होगा जो कोयला खनन के लिए अनुपयुक्त हैं या जो आर्थिक रूप से अधिक खर्चीले हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों से कोयला निकालने का काम पूरा हो चुका है उन्हें भी उपयोग में लाया जा सकेगा। असल में यह कानून ऐसी भूमि के अधिग्रहण से जुड़ा है जहां कोयले के भंडार मौजूद हो या इनके भंडारण की संभावना हो। इसके तहत सरकारी कंपनियां केवल कोयला खनन के मकसद से भूमि का अधिग्रहण करती हैं। अब अगर भूमि उपयोग से जुड़ी नीति की बात करें तो सरकार का मानना है कि खाली पड़ी भूमि पर
हमेशा ही अवैध कब्जा होने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा और रखरखाव के लिए भी कंपनियों को अधिक धन खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार का मकसद खाली पड़ी भूमि पर विभिन्न कोयला और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। बुनियादी ढांचे से तात्पर्य रेलवे साइडिंग का निर्माण, लोगों का पुनर्वास, सड़क मार्ग के लिए भूमि प्रदान करना, सौर ऊर्जा अवसंरचना आदि के विकास से है। इनके विकास से जहां स्थायी पूंजी निर्माण को बल मिलेगा, वहीं बड़ी तादाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के पैदा होने की संभावना है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि भूमि के मालिकाना हक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात जो भूमि सरकारी कोयला कंपनियों जैसे कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की है, उन्हीं के स्वामित्व में रहेगी। हालांकि ये कंपनियां एक निश्चित समयावधि के लिए अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकेंगी। इसके अलावा भूमि का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, ताकि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संस्थाओं को उनकी भूमि की अच्छी कीमत मिल सके। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मौजूदा या नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दी गई पर्यावरण मंजूरी की अवधि बढ़ा दी है। दरअसल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देने के लिए मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की वैधता अब 13 साल होगी। वहीं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं या परमाणु ईंधन के प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों के लिए पर्यावरण मंजूरी की वैधता 15 साल होगी। खनन और नदी घाटी परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं और गतिविधियों की पर्यावरण मंजूरी 10 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। दरअसल फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय मुद्दों, पुनर्वास आदि के चलते इन परियोजनाओं की अवधि बहुत लंबी हो जाती है, जबकि इनको मिली पर्यावरण मंजूरी बहुत सीमित समय के लिए होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की अवधि में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि पर्यावरण मंजूरी एक लंबी प्रक्रिया है जो कुछ परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं की टर्म ऑफ रेफरेंस को स्पष्ट करना, इसकी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना शामिल है। इस सुनवाई में परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाता है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन बना हुआ है। साइंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट का मानना है कि जहां कुछ स्थानों पर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मौजूद है, वहीं अन्य जगहों पर इसकी कमी देखने को मिलती है। इस असंतुलन के कारण जलीय और स्थलीय जीवन दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजह है कि नाइट्रोजन की अधिकता या कमी के चलते पेड़ पौधों एवं जीवों का विकास और वृद्धि दोनों प्रभावित होते हैं। दरअसल नाइट्रोजन की उपलब्धता में होने वाली कमी कोई नई घटना नहीं है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि मध्य उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में कई सौ वर्षों से नाइट्रोजन की उपलब्धता घट रही है। साथ ही नाइट्रोजन की कमी के चलते इन क्षेत्रों में चरने वाले मवेशियों के आहार में प्रोटीन की मात्रा भी घटी है। इसके अलावा घटती नाइट्रोजन उपलब्धता के चलते उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अनेक वनों में भी पोषण संबंधी गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें कि जब कभी पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो उस पौधे में मौजूद नाइट्रोजन डाइल्यूट हो जाती है। इससे पौधे में नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट फायर्स और अन्य कारकों के चलते भी नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। गौरतलब है कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। इसके अभाव में पेड़ पौधों की वृद्धि दर धीमी हो जाती है। साथ ही नाइट्रोजन की कमी के कारण इनके फल और फूल भी छोटे हो जाते हैं। नाइट्रोजन की कम उपलब्धता के चलते इन पेड़ पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ये पत्तियां कीटों, पक्षियों और जानवरों के लिए कम पौष्टिक हो जाती हैं। हालांकि जब नदियों, झीलों और तटीय जल निकायों में अत्यधिक नाइट्रोजन जमा हो जाती है तो इन जल निकायों में पौधे के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके चलते उस जलीय निकाय में शैवाल और अन्य जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आपको बता दें कि यह घटना यूट्रोफिकेशन कहलाती है। यूट्रोफिकेशन के चलते होने वाले एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन से अनेक जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और जलीय निकाय मृत प्राय अवस्था में चले जाते हैं। हाल ही में नासा के हर्बल स्पेस टेलीस्कोप ने पता लगाया है कि बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु खगोलविदों द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला धूमकेतु है।
असल में इस धूमकेतु की खोज दो खगोलविदों पेड्रो बर्नार्डिनेली और गैरी बर्टस्टीन द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। तभी से इस धूमकेतु का गहन अध्ययन किया जा रहा है। इस धूमकेतु का अनुमानित व्यास लगभग 129 किलोमीटर बताया जा रहा है और इसके अन्य ज्ञात धूमकेतु की तुलना में लगभग 50 गुना बड़े होने की संभावना है। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु कई लाख वर्षों से सूर्य की ओर गतिशील है और ऐसा अनुमान है कि इसकी उत्पत्ति ऊर्ट क्लाउड से हुई है। इस धूमकेतु का अनुमानित तापमान लगभग -348 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह धूमकेतु अपनी सतह से कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कर देता है, जिससे धूलयुक्त कोमा या डस्टी कोमा उत्पन्न होता है। बता दें कि धूलयुक्त कोमा या डस्टी कोमा से तात्पर्य धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर मौजूद गैस और धूल के बड़े बादलों से है। वहीं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाता है। गौरतलब है कि धूमकेतु गैस, धूल और बर्फ से बने आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु शब्द लैटिन शब्द कॉमेटा से आया है, जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला। बता दें कि जब ये धूमकेतु सूर्य के नजदीक परिक्रमा करते हैं तो गर्म हो जाते हैं और धूल एवं गैसों का मलबा छोड़ने लगते हैं। यह मलबा एक पूंछ जैसी आकृति का निर्माण करता है जो लाखों मील तक फैली हो सकती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने प्लाज्मा आधारित एक ऐसे कीटाणुनाशक का विकास किया है जो कोरोना महामारी के लिए हरित संदूषक रोधी के रूप में कार्य कर सकता है। दरअसल कोविड-19 महामारी ने ऐसे संदूषक रोधियों की मांग पैदा कर दी है जो आपसी संपर्क के माध्यम से होने वाले संक्रामक रोगों के प्रसार को सीमित कर सकते हैं। चूंकि अधिकांश संदूषक रोधियों में ऐसे रसायन होते हैं जो मानव और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक होते हैं, इसलिए शोधकर्ताओं ने संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए हरित विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्लाज्मा आधारित कीटाणुनाशक का विकास कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लाज्मा की मदद से किया गया है। गौरतलब है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है और इससे ब्रह्मांड का अधिकांश भाग निर्मित है। जब इस प्लाज्मा को प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है तो इसे कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लाज्मा कहा जाता है। इसके लिए उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र में से हीलियम, आर्गन और वायु जैसी प्लाज्मा बनाने वाली गैसों को पास किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों और इलेक्ट्रॉनों के मिश्रण वाले एक स्थिर प्लाज्मा का निर्माण होता है। बता दें कि इस कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लाज्मा में SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने की क्षमता होती है, जो मानव में वायरल संक्रमण और बाद में कोविड-19 को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दरअसल SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिका के ACE2 रिसेप्टर को जकड़ लेता है और कोशिका में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देता है। गौरतलब है कि ACE2 रिसेप्टर का पूरा नाम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर है और यह मानव शरीर में कोरोना वायरस के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। साइंस एडवांसेस जर्नल में छपे नए अध्ययन से चंद्रमा की फार साइड पर नियर साइड की तुलना में अधिक क्रेटर होने के संभावित कारण का पता चला है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर उतनी संख्या में क्रेटर मौजूद नहीं है जितने कि उसकी फार साइड की सतह पर मौजूद है। आपको बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड की स्थिति में है। इसका मतलब है कि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में जितना समय लगता है ठीक उतना ही समय चंद्रमा को अपनी कक्षा में घूमने में लगता है। इसके चलते हम पृथ्वी से चंद्रमा की केवल एक सतह ही देख पाते हैं जिसे चंद्रमा की नियर साइड कहते हैं, जबकि चंद्रमा की जो सतह हमें कभी दिखाई नहीं पड़ती है उसे चंद्रमा की फार साइड या डार्क साइड कहा जाता है। बता दें कि चंद्रमा की डार्क साइड की सतह पर अनेक क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण 9000 से अधिक क्रेटर बने हैं, जबकि इसके विपरीत चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर प्राचीन लावा प्रवाह से उत्पन्न विशाल और गहरे रंग वाले अवशेष खंड मौजूद हैं। ठोस लावा के ये खंड ही हमें चंद्रमा पर काले धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही ऐसी संभावना है कि ठोस लावा के इन खंडों ने चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर स्थित अनेक क्रेटरों को ढक दिया। इसके चलते चंद्रमा की नियर साइड की सतह चंद्रमा की फार साइड की तुलना में अपेक्षाकृत समतल नजर आती है। नया अध्ययन दर्शाता है कि चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर मौजूद अनेक क्रेटरों को ढकने के लिए दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन का बनना जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन चंद्रमा की फार साइड की सतह पर मौजूद
एक विशाल क्रेटर है जिसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 2500 किलोमीटर और अधिकतम गहराई 8.2 किलोमीटर है। हालिया अध्ययन में कहा गया है कि इस विशाल क्रेटर के बनने के दौरान चंद्रमा की आंतरिक सतह या लूनर इंटीरियर में बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न हुई होगी। इस हीट के चलते कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हीट उत्पन्न करने वाले एलिमेंट्स चंद्रमा की नियर साइड वाले क्षेत्र में पहुंच गए होंगे। इन एलिमेंट्स की वजह से चट्टानों के पिघलने से चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर लावा प्रवाह हुआ होगा, जिसने इस सतह पर मौजूद क्रेटरों को भर दिया होगा। इसलिए चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर फार साइड की तुलना में कम क्रेटर मौजूद है और यह सतह प्लेन या सपाट दिखाई पड़ती है। हाल ही में बिहार सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें राजगीर के साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने की बात की गई है। इससे पहले भी इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा जा चुका है जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। बिहार के पुरातत्व विभाग का तर्क है कि यह दीवार दुनिया में विशाल साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। इतिहासकारों ने इसे मौर्य काल के पहले के इतिहास के साक्ष्य के रूप में मान्यता दी है। साइक्लोपियन चिनाई पत्थर के बड़े ब्लॉकों से निर्मित दीवार होते हैं। इसमें दीवार जोड़ने के लिए मोर्टार का उपयोग नहीं किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग प्राचीन समय में किलेबंदी के लिए किया जाता था। इसके अलावा इस विभाग का यह भी कहना है कि साइक्लोपियन दीवार रोमन साम्राज्य की सीमा के समान है, जिसे साल 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें कि राजगीर में स्थित यह दीवार 2500 साल से अधिक पुरानी है और वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। पत्थर से निर्मित इस दीवार की लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है, जिसे राजगीर को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस दीवार की नींव राजगीर के तत्कालीन राजा बृहद्रथ ने रखी थी, जबकि उनके पुत्र जरासंध ने इसे पूरा कराया था। गौरतलब है कि बिहार के नालंदा, महाविहार और बोधगया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया जा चुका है और कुछ स्थल अस्थायी सूची में शामिल हैं। हाल ही में DSCI यानी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट भारत में एक सुरक्षित, लचीले और वाइब्रेंट साइबर स्पेस के निर्माण के लिए 21 क्षेत्रों पर फोकस करती है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट्स की सुरक्षा, राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा, छोटे और मध्यम व्यवसायों की साइबर सुरक्षा आदि। इन सभी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में अनेक सुझाव भी दिए गए हैं। रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा क्षेत्र के लिए देश के वार्षिक बजट का कम से कम 0.25% आवंटन की सिफारिश की गई है। इसमें साइबर सुरक्षा के लिए फंड ऑफ फंड्स का निर्माण करने और इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता देने की भी बात शामिल है। साथ ही रिपोर्ट्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण हेतु निवेश बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। बता दें कि इस रिपोर्ट में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर बीमा उत्पादों का विकास करने और देश में साइबर सुरक्षा सेवाओं के सृजन की बात शामिल है। साथ ही इसमें साइबर डिप्लोमेसी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक जिम्मेदार देश के बनने का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट बढ़ते साइबर अपराधों, स्पैमिंग और फेक न्यूज से निपटने के लिए कानून बनाने और न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए विशेष अदालतें बनाने की सिफारिश भी करती है। इसके अलावा इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन आदि में विभिन्न एजेंसियों के प्रशिक्षण का भी सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में हुए रैनसमवेयर हमलों के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में देखने को मिले थे। साथ ही वर्ष 2021 में 4 में से 1 भारतीय संगठन को रैनसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा, जो कि वैश्विक औसत से अधिक है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रमों से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने की एक पहल की है। इसके लिए संस्थानों को कुछ आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके बाद भारतीय संस्थान सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापन कर सकेंगे। यूजीसी ने विदेशी शिक्षण संस्थान के साथ समझौता करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं।
एक शर्त है कि समझौता करने वाले भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान की नेस यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ग्रेडिंग 3.01 या उससे ज्यादा हो, या वह संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अथवा टाइम्स हायर एजुकेशन के शीर्ष 1000 संस्थानों में से एक हो, या फिर वो NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक हो। इसमें एक शर्त विदेशी संस्थानों के लिए भी है, उनका QS के शीर्ष 1000 या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शामिल होना जरूरी है। इससे पहले भारतीय संस्थान इस प्रकार का समझौता UGC प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2016 के तहत करते थे, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया जाएगा। 2016 के रेगुलेशंस के अनुसार एक विदेशी और भारतीय कॉलेज या विश्वविद्यालय जुड़वा और संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों से जुड़ा समझौता करते थे। इसमें भारतीय छात्रों को विदेशी संस्थान से प्रमाण पत्र और भारतीय संस्थान से एक डिग्री प्राप्त होती थी। नए मानकों के अनुसार भारतीय संस्थान अब तीसरे प्रकार के कार्यक्रम से जुड़ा समझौता कर सकते हैं, जिसमें दोहरी डिग्री से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत अब दोनों संस्थान एक एक डिग्री जारी कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह प्रावधान दूरस्थ या ऑनलाइन शिक्षा के लिए नहीं है। पहले इस प्रकार के समझौते से संबंधित नियम बहुत सख्त थे, अब नए नियम बहुत सरल किए गए हैं। इससे भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, विदेशी छात्रों के भारत की ओर शिक्षा के लिए आकर्षित होने की भी संभावना है, ताकि भारतीय संस्थानों का अंतरराष्ट्रीयकरण हो सके। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के सेशन के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया है। 2. अधिनियम के दिशा निर्देशों के आधार पर प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के नियम होंगे। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पार बॉइल्ड राइस एक खास किस्म का चावल होता है जिसे पिसाई या मिलिंग से पहले आंशिक रूप से उबाला जाता है। 2. देश में पार बॉइल्ड राइस का सबसे बड़ा उत्पादक तेलंगाना है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु की खोज वर्ष 2010 में की गई थी। 2. धूमकेतु शब्द ग्रीक शब्द कोमेटा से आया है, जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर फार साइड की तुलना में अधिक क्रेटर मौजूद हैं। 2. दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन चंद्रमा की नियर साइड की सतह पर मौजूद एक विशाल क्रेटर है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महाबोधि मंदिर को वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। 2. यह मंदिर जैन तीर्थ यात्रियों का पवित्रतम स्थान है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नगा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। बता दें कि इन समूहों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो शामिल हैं। दरअसल केंद्र सरकार नागा शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न नगा समूहों के साथ जुड़ना चाहती है।
इसलिए वह इन समूहों के साथ विभिन्न संघर्ष विराम समझौते कर रही है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2022-23 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का मकसद पिछले क्रॉप सीजन के दौरान फसलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर खरीफ सीजन के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना था। सम्मेलन के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3,280 लाख टन निर्धारित किया गया है, जबकि दलहन और तिलहन उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य क्रमशः 295.5 लाख टन एवं 413.4 लाख टन है। IMF ने हाल ही में जारी की गई अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि साल 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2% रहने की उम्मीद है। इस प्रकार यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर के साल 2022 में गिरकर 3.6% रहने का अनुमान है, जो कि 2021 में 6.1% थी। नेक्सो कंपनी ने वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ मिलकर दुनिया के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है। बता दें कि यह कार्ड नेक्सो द्वारा जारी किए जाने वाले क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट लाइन से जुड़ा हुआ है और शुरुआत में यह कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में ही उपलब्ध होगा। इसका उपयोग दुनिया भर के 92 मिलियन मर्चेंट्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जहां मास्टर कार्ड स्वीकार किया जाता है। इसका प्रयोग करके निवेशक अपनी क्रिप्टो संपत्ति का 90% तक खर्च कर सकते हैं। हाल ही में गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। यह विश्व में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इसका लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीक और साक्ष्य आधारित अनुसंधान के साथ जोड़ना है। यह केंद्र मुख्यतः 4 रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें साक्ष्य और शिक्षा, डेटा और विश्लेषण, स्थिरता और निष्पक्षता, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार शामिल है। इससे वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा योगदान बढ़ेगा। हाल ही में भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका मकसद दोनों देशों में नवाचार, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए भारत ने 3 प्रमुख संस्थानों IIT मद्रास, IISER पुणे और CDAC पुणे की पहचान की है। बता दें कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच वर्ष 2020 में आयोजित एक संयुक्त बैठक के मद्देनजर आया है। इसमें नए उभरते क्षेत्रों में जैसे 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि में दोनों देशों के शिक्षाविदों, उद्योगों, स्टार्टअप को शामिल कर सहयोग की बात कही गई थी। हाल ही में राजस्थान एयर रूट सर्वर वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह सर्वर राज्य में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। साथ ही यह राज्य में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ साथ इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशंस की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता करेगा। बता दें कि इस सर्वर को राजस्थान के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर में ICANN नामक संस्था के सहयोग से स्थापित किया गया है। ICANN का पूरा नाम इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइंड नेम्स एंड नंबर्स है और इसे वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। हाल ही में इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मंगल की मिट्टी की मदद से ईंट बनाने का तरीका खोजा है। इसे तैयार करने में बैक्टीरिया, निकेल क्लोराइड और यूरिया की मदद ली गई है। इनका उपयोग करके मंगल ग्रह पर भवन जैसी संरचनाओं का निर्माण करने में मदद मिलेगी। हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों को समर्पित देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया। यह एक प्रकार का इंटरनेट रेडियो है जो दृष्टिबाधित लोगों की एजुकेशनल रिसोर्सेज और ऑडियो बुक्स तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने कहा कि वह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। यह सुरंग शिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगी। इस सुरंग के वर्ष 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।